एपिसोड 3 का स्टार्ट होता है बहुत ही पैनिक और केओस के साथ। निंग, प्राओ और मूक वो तीनों रूफटॉप पर खड़े होकर हेलीकॉप्टर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जो हो सकता था वो लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन अचानक निंग को याद आता है कि नॉन वहाँ पर नहीं है। ये बात उसे पैनिक में डाल देती है और वो बार बार नॉन का नाम जोर जोर से लेने लगती है। बिना ये सोचे कि नीचे ज़ॉम्बीज भी हैं, वो नीचे स्टेयर्स पर अपने भाई को ढूंढने निकल जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और दूसरी तरफ बिन और नाइट लिली से बचते हुए भाग रहे थे, क्योंकि अब लिली प्रॉपर ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो दोनों पूल में जंप कर देते हैं और उनके पीछे पीछे लिली भी। ज़ॉम्बी बनने के बाद लिली की स्विमिंग एबिलिटी खत्म हो गई थी और इसी वजह से वो उस पूल में डूब जाती है। और उसी वक्त वहाँ पर चीयर लीडर्स का ग्रुप आता है जो निंग और नाइट दोनों को पूल से निकलने में हेल्प करता है। इसी बीच पाओ कम्प्लीटली हिस्टेरिकल हो गया था, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने फा को मरते हुए देखा था और उसे लगता है कि फा के ज़ॉम्बी बनने की वजह उसका वही बाइट मार्क है। वो चिल्लाता है, कंट्रोल लूज कर देता है और ऑलरेडी गिव अप भी कर चुका था अपनी वॉन्ड को ज़ॉम्बी बाइट समझकर। मगर जीन उसके साथ था और उसे तसल्ली दे रहा था कि वो पाओ को नहीं छोड़कर जाएगा, क्योंकि वो उसका भाई है। वो उसे मना करने लगता है कि पाओ भी अभी ज़ॉम्बी बनने वाला है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब ये सुनकर पाओ खुद ही पैनिक होने लगता है और वहाँ से उन दोनों को अकेला छोड़कर भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी पू नोटिस करता है कि पाओ का वॉन्ड असल में बाइट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक स्क्रैप है, मतलब इन्फेक्शन का कोई सीन नहीं है। वो उसे काम कराता है, उसका वॉन्ड क्लीन करता है और फिर वो सब भी बाकी ग्रुप की तरह रूफ टॉप की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि निंग की लाउड आवाज की वजह से ज़ॉम्बी ऑलरेडी अट्रैक्ट हो चुके थे और उनका पीछा करते हुए रूफ टॉप तक जा चुके थे। सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई थी और यहाँ पर हेलीकॉप्टर उल्टा बगैर टारगेट बनाए ओपन फायर कर देता है। ग्रुप को रियलाइज होता है कि ये हेलीकॉप्टर उनकी हेल्प करने नहीं आया, बल्कि यहाँ पर वो वाइप आउट करने के लिए आए हैं जो भी दिखे उन सबको, इंक्लूडिंग ज़ॉम्बीज एंड ह्यूमन, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड जीरो है। अब पूरा ग्रुप ये डिसाइड करता है कि उन्हें वहाँ से भी भागना होगा, क्योंकि वहाँ रुके तो सबके सब मारे जाएंगे। अब वहाँ से भागते हुए पाओ फा को ज़ॉम्बी फॉर्म में देख लेता है। वो वहीं पर रुक जाता है, उसे माफी मांगने लगता है कि वो उसे बचा नहीं सका। मगर हैरत की बात ये थी कि फा उस पर फौरन से अटैक नहीं कर रही थी, वो चुपचाप खड़े होकर उसे देख रही थी। सीन बहुत इमोशनल था, लेकिन उसी मोमेंट में अचानक फा के सर पर एक एक्स आकर लगता है। यही एंट्री होती है पी गैंग की। एक कॉर्न, गस और अर्थ वो सब ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे होते हैं और निंग के ग्रुप को कहते हैं कि बस उनके पीछे भागो, रुकना मत। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं एग्जैक्टली 4 months अगो बिफोर द ज़ॉम्बी आउटब्रेक। यहाँ हम निंग को लैब में देखते हैं, वो अपना रिसर्च कर रही होती है। वो प्रोफेसर विरोज के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उसे पर्सनली हैंडल करने के लिए दिया गया था और एक सीक्रेट था। निंग डिफरेंट स्पेसिमेंस कंपेयर कर रही थी, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रही थी और उसे लगता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवर हो गया है। वो उन स्पेसिमेंस को इलेक्ट्रिक मशीन में रख देती है ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो, लेकिन तभी पावर कट हो जाता है, मशीन बंद हो जाती है और सारी मेहनत वेस्ट। निंग कम्प्लीटली टूट गई थी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ रिसर्च नहीं था, बल्कि उसकी मदर की जिंदगी का सवाल था। वो होपलेस फील कर रही थी, जैसे हर बार वो आगे बढ़ने वाली होती है कोई ना कोई चीज उसे गिरा देती है। प्रोफेसर विरोज उस वक्त उसे मोटिवेट करता है। वो कहता है कि रिसर्च में तो फेलियर्स होते रहते हैं, बस फोकस रखो और गिव अप मत करो। वो निंग को इमोशनली सपोर्ट करता है। जब निंग ऑफिस लैब से चली जाती है तब फाओ वहाँ पर आता है। वो प्रोफेसर विरोज को स्ट्रेट वार्निंग दे देता है, अगर क्योर में कोई और क्लियर प्रोग्रेस नहीं हुई तो पैतरन प्रोजेक्ट से हाथ उठा लेगा और उन सब के लिए ये खतरे की बात है। फाओ ये भी कहता है कि निंग को प्रोजेक्ट से हटा दिया जाए और प्रोफेसर को सिर्फ 3 दिन देता है कि वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ले। प्रोफेसर विरोज कॉन्फिडेंटली कहता है कि पैतरन अपने बेटे को नहीं मरने देगा। यहीं से हिंट मिलता है कि ये क्योर रिसर्च बहुत पावरफुल और रिस्की थी और शायद इसी का ज़ॉम्बी आउटब्रेक से डायरेक्ट कनेक्शन भी है। अब प्रेजेंट में दोनों ग्रुप्स यूनिवर्सिटी के जिम में आ चुके थे। वेंडिंग मशीन तोड़कर खाने पीने का सामान निकाल रहे थे। सब लोग वही वेंडिंग मशीन से निकाली हुई चीजें खा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मूक पाओ की वॉन्ड की ड्रेसिंग कर रही थी। लेकिन पाओ तो बिल्कुल स्टेचू की तरह ट्रॉमा में बैठा हुआ था। तभी गज और अर्थ वहाँ पर आते हैं। गज उसे सॉरी कहता है फा को मारने के लिए और उन्हें कुछ खाने की चीजें ऑफर करता है। पाओ की नजर गज के हाथ में उसी एक्स पर पड़ती है जिससे फा को उसने मारा था। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुपचाप गज को ऑब्जर्व करता रहता है। अब खाने के बाद फिर से वही टेंशन सबको हिट करती है कि यूनिवर्सिटी से जिंदा कैसे भागा जाए, क्योंकि मिलिट्री उन्हें ग्राउंड जीरो से जिंदा जाने नहीं देने वाली। और आज वो सब लोग ये अपनी आंखों से देख चुके हैं कि हेलीकॉप्टर ने कैसे ओपन फायर कर दिया था।
पी का ग्रुप कुछ ज्यादा ही डोमिनेटिंग बनने की कोशिश कर रहा था। दोनों ग्रुप्स के अंदर टेंशन बढ़ने लगती है। सान और ए के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है और प्राओ कोई मौका नहीं जाने देती। निंग को ब्लेम करने लगती है कि उसकी वजह से ज़ॉम्बीज रूफटॉप की तरफ आ गए थे और इसीलिए मिलिट्री ने फायरिंग की है। बाकी लोग बीच में आकर फाइट को रोकते हैं और फोकस को सर्वाइवल लैंड पर लाने की कोशिश करते हैं। तभी नॉन अपनी रिकॉर्डेड वीडियो एक और सबको दिखाता है जिसमें ज़ॉम्बीज एक क्लियर डायरेक्शन फॉलो कर रहे थे और उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, जैसे कि कोई उन्हें सिग्नल दे रहा हो और ये बता रहा हो कि उन्हें क्या करना है। वो मेंशन करता है कि शायद टेम्परेचर का भी रोल है इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक में, लेकिन अभी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गैस था। एक सजेस्ट करता है कि कुछ लोग दोबारा ज़ॉम्बी को ऑब्जर्व करते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर वुरोज पर। वो अपने ऑफिस में हरीडली कुछ ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें निंग की मॉम का कुछ सामान मिलता है, एक रिसीट, कुछ रिसर्च पेपर्स और जेलीफिश की बहुत सारे पिक्चर्स। वो रिसर्च पेपर को ध्यान से देखता है और कंप्यूटर पर उसी जेलीफिश के बारे में सर्च करने लगता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट इमॉर्टल जेलीफिश पर काम कर रहा था। जेलीफिश के स्पेसिमेंस ऐसे होते हैं जो मरते ही नहीं बल्कि रीजनरेट होते रहते हैं। प्रोफेसर फौरन समझ जाता है शायद इस वायरस के क्योर का कनेक्शन रीजनरेशन से हो। बिना वक्त जाया किए पाओ को फोन करता है और फौरन से कुछ सामान अरेंज करने के लिए पाओ से कह देता है। इस मोमेंट पर प्रोफेसर को पहली दफा लगता है कि शायद वैक्सीन का रास्ता अब नजर आ रहा है। कॉल रखने के बाद वो काफी देर तक स्क्रीन को देखता रहता है। चेहरे पर टेंशन भी थी और थोड़ी सी उम्मीद भी। वो फौरन से अपनी रिसर्च फाइल खोलता है और जेलीफिश की बायोलॉजी पर फोकस करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि जेलीफिश के पास एक रेड सेल्यूलर प्रोसेस होता है जिसमें उनके सेल वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, मतलब एजिंग, डैमेज, सब कुछ रिवर्स हो जाता है। प्रोफेसर के दिमाग में एक बात क्लिक करती है, ये वायरस भी शायद इसी प्रोसेस को कॉपी कर रहा है लेकिन बिना किसी कंट्रोल के। इसीलिए इंसान इन्फेक्ट होता है तो बॉडी मरने के बाद भी मूव करती रहती है लेकिन दिमाग का कंट्रोल खत्म हो जाता है और वही लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। सीन यूनिवर्सिटी पर शिफ्ट होता है। अब एक ग्रुप को बताता है कि उन्होंने पिछली रात कुछ स्ट्रेंज चीजें नोटिस की हैं कि ज़ॉम्बीज रैंडम नहीं थे, वो स्वॉर्म की तरह मूव कर रहे थे जैसे कि उन्हें कोई लीड कर रहा हो, उनका कोई ग्रुप लीडर है। सब पहले इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे लेकिन एक कहता है कि फिलहाल सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है जो उनके पास है और वो ये भी ऐड करता है कि अगर यही सच है तो हमें ज़ॉम्बीज के उस लीडर को मारना होगा। निंग फौरन अग्री नहीं करती। वो कहती है कि ये कोई गेम नहीं है कि लीडर को मार दो और खेल खत्म, हम यहाँ पर इंसानों की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नॉन और एक इस बात से अग्री थे। निंग कहती है कि अगर ये थियरी कंफर्म करनी है तो उन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए डिसाइड होता है कि आज रात वो सब दोबारा से ज़ॉम्बीज को ऑब्जर्व करेंगे। इसी बीच अचानक एक स्क्रीम सुनाई देती है। जीन और बू भागकर वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पाओ अर्थ को मारने की कोशिश कर रहा है। जब तक वो वहाँ पहुँचते पाओ ने गस को ऑलरेडी एक से इंजर कर दिया था। पाओ बार बार चिल्लाता रहता है कि अर्थ ने फा को सर में एक्स मारा था, मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी इसलिए ग्रुप डिसाइड करता है कि वो पाओ को आइसोलेट कर देंगे। उसके हाथ पैर बांधकर वो एक रूम में उसे बंद कर देते हैं। मूक इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो सबसे लड़ने लगती है और जीन से कहती है कि तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मगर जीन उसे समझाता है कि उसने अपनी मेडिकेशंस नहीं ली हैं तो यही सबसे बेस्ट डिसीजन है। थोड़ी देर अकेला रहकर पाओ शायद ठीक हो जाए। फिर पूरा ग्रुप एक के प्लान पर काम करता है और ज़ॉम्बीज को ऑब्जर्व करने के लिए सेकंड फ्लोर पर चले जाते हैं। मीनवाइल मूक सीक्रेटली जीन से कीज लेने की कोशिश करती है ताकि वो पाओ को फ्री कर सके, लेकिन जब वो पाओ के पास जाती है तो उसकी अजीब और डिस्टर्बिंग बातें सुनाई देती हैं। पाओ कहता है कि ज़ॉम्बीज असल में थ्रेट नहीं है बल्कि ह्यूमंस ही असल किलर्स हैं। वो ये तक कह देता है कि उसे ज़ॉम्बीज के साथ ज्वाइन करना है। ये सुनकर मूक कंफ्यूज और डर जाती है। उसका दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि क्या ये पागल हो गया है। अचानक पाओ उसका गला दबाने की कोशिश करता है और मूक बहुत ज्यादा डर गई थी, मगर इतना डरने के बाद भी वो पाओ से भागती नहीं है। उसे समझाने की कोशिश करती है मगर वो समझ ही नहीं रहा था। पाओ को ये रियलाइज हो जाता है कि वो मूक को हर्ट कर रहा है, इसीलिए वो उस रूम से बाहर भाग जाता है। अब ब्रेकआउट के पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर सीक्रेटली आंटी जिट को एक कॉन्फिडेंशियल वैक्सीन प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट और सीक्रेट है क्योंकि इसमें इंसान की एज रिवर्स करने पर काम किया जा रहा है ताकि बीमारियों का रेशो कम किया जा सके। पहले आंटी जिट थोड़ी घबरा रही थी लेकिन जैसे ही वो सुनती है कि इस वैक्सीन के वॉलंटियर्स को एक बड़ी अमाउंट दी जाएगी तो वो फौरन पेपर साइन कर देती है। इसकी एक कंडीशन थी कि वैक्सीन लगाने के बाद डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसी वक्त बाहर जीन लैब से अपना सामान लेने आता है। वो देखता है कि प्रोफेसर, आंटी जिट और यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ मेंबर्स लैब के बाहर लाइन में खड़े होते हैं। क्योंकि छुट्टी का टाइम था इसलिए जीन इस बात को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ वेन और नाइट के ग्रुप के बीच बहस चल रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि लिली अब ज़ॉम्बी बन गई है और
उसे बचाना बेकार है। जबकि कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि अगर इस इन्फेक्शन का क्योर आ जाता है तो लिली को ठीक किया जा सकता है। नाइट नर्सरी रूम में एक रेयर मशरूम पर काम कर रहा था। वो सोचता है कि मशरूम लिली को कंट्रोल में ला सकती है। ये मशरूम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर नॉर्मल इंसान इसे ले तो पूरा दिन बेहोश रहेगा और इसीलिए इसकी फार्मिंग भी इलीगल है। नाइट सोचता है कि ये मशरूम लिली के लिए यूज किए जा सकते हैं। लिली अभी बेहोश थी और सब लोग डरे हुए थे कि कहीं उसका ब्लड उन्हें ना लग जाए। एक बंदा लिली को टच करता है और कहता है कि लिली अभी जिंदा है। दूसरा बंदा उसे पागल कह देता है, लेकिन अचानक लिली को होश आ जाता है और सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एपिसोड के एंड में चीयरलीडिंग टीम, जहां सन, गेम और टोटो के बीच आर्ग्यूमेंट चल रही थी। गेम और टोटो सन को समझाने की कोशिश करते हैं कि लिली अब ज़ॉम्बी बन गई है, लेकिन सन मानने को तैयार नहीं था। वो लिली को अभी भी अपने पास रखना चाहता था, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो दोबारा इंसान बन जाए। और यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।